हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आप सभी का बिहार बोर्ड का मैट्रिक सेंटअप परीक्षा सभी विद्यार्थियों का चल रहा है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपके सारे प्रश्न जो है वो लीक आउट हो चुके हैं, वो बाहर निकल चुके हैं आपके विद्यालय से। ठीक है, और सभी प्रश्न जितने भी मैं करा रहा हूँ वायरल प्रश्न बच्चों, जितने भी एग्जाम से पहले प्रश्न मैंने करवाए सभी के सभी एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो बच्चों, मैंने इससे पहले जो है मैं अभी जो वीडियो लाया हूँ वो सब्जेक्टिव का है और मैंने ऑब्जेक्टिव 80 में 80 बना डाला है बच्चों। वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए आप उसका ऑब्जेक्टिव देखिए और अपने एग्जाम का बेस्ट टू बेस्ट तैयारी करिए। बच्चों, आपको बता दूं बच्चों, इसमें क्या है कि इसमें सब्जेक्टिव है और आपको सब्जेक्टिव कैसे भी जो कल 99 नहीं बच्चों 100% श्योर है कि ऐसे ही प्रश्न कल आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बस बच्चों, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको एकदम 100% श्योर है कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को पूरी तरह से मिलेंगे। बच्चों बच्चों एक बात मैं कहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। वीडियो अच्छे लगे तो अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर करें। आपको इसमें यहाँ से बहुत ही नॉलेज और बहुत ही एकदम सेम टू सेम वीडियो कल वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों, ऐसे प्रश्न। तो बच्चों, आई रिक्वेस्ट यू पूरे अंत तक बने रहें। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आप समझ गए। तो चलिए बच्चों, समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है बच्चों? तो पहला प्रश्न खंड ब है। ठीक है बच्चों, क्या है कि खंड अ तो मैंने बना दिया बच्चों, ये खंड ब है। तो खंड ब में क्या बोल रहा है, आइए कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है उसे पढ़ते हैं। हिस्ट्री, इतिहास, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बच्चों, 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दिया और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, 3 प्रश्न के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। देखिए बच्चों कि पहला प्रश्न क्या है कि सिलम पद्धति की शुरुआत किसे हुई। ठीक है, एक ये प्रश्न है, और भी प्रश्न पढ़ लेते हैं, बाद में बताऊंगा कि आपको किस तरह से। देखिए दूसरा प्रश्न, औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 सकारात्मक उल्लेख करें। तीसरा क्या है, सर्वहारा वर्ग क्या है। चौथा, जिनेवा समझौता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पांचवा, स्वराज पार्टी के उद्देश्य क्या था। ठीक है बच्चों, देखिए छठा क्या है बच्चों, तो छठा है औद्योगिकरण ने किस उपनिवेद को जन्म दिया बच्चों। तो बच्चों, मैंने जो आपको इसमें 3 उत्तर बता दिए हैं वो किस किस के बताया मैं आपको बता दूं। मैंने बताया है बच्चों, पहला का बताया, दूसरा का बताया और चौथा का बताया। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, मैंने इस तरीके का बताया। पहला क्या बच्चों, सिलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन कि सिलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। तो बच्चों आंसर देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, औद्योगिकरण के फल स्वरूप जब मिल मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण होने लगा तो उनकी स्थिति दयनीय हो गई। दयनीय मतलब बहुत खराब हो गई, जिससे वो सुविधाहीन हो गए। मतलब उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही थी और घरों में रहने के लिए बाध्य हो गए, मतलब मजबूर हो गए, जिसे स्लम कहा जाने लगा। उम्मीद है बच्चों कि आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा और बड़े आसानी से आप इसको याद करके लिख देंगे। देखिए बच्चों, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। आपको क्या लिखना है बच्चों, औद्योगिकरण के फलस्वरूप जब मिल मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण, मतलब बड़े मालिकों द्वारा छोटे छोटे मजदूरों पर अत्याचार होने लगा, तो उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय, मतलब पिटेबल, मतलब बहुत ही असहनीय हो गए बच्चों, मतलब बहुत ही मुश्किल में हो गई। ठीक है, जिससे वो किसी भी प्रकार की सुविधा लेने में असमर्थ रहे और घर में ही रहने के लिए मजबूर हो गए। तो इसे ही स्लम कहा जाने लगा। उम्मीद है बच्चों कि इसका आंसर आप लिख दोगे। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, सर्वहारा वर्ग क्या है। देखिए सर्वहारा वर्ग क्या है, मजदूर व किसान वर्ग को साम्यवादी विचारधारा में सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। सबसे पहले बच्चों, सर्वहारा वर्ग क्या है। सर्वहारा वर्ग जो है मजदूर हो गया या किसान वर्ग के जो भी व्यक्ति हो गए जो साम्यवादी विचारधारा में सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। भूमिहीन किसान एवं आदिवासी वर्ग के ही सर्वहारा श्रेणी में आते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और याद भी हो गया होगा। लगे हाथ इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों खंड ब से है और 4th नंबर, जेनेवो समझौता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, बढ़िया से समझिएगा। देखिए जेनेवो समझौता मई, कब बच्चों, मई 1954 ईस्वी में। कब बच्चों, 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाया गया। सबसे पहले जब जेनेवा समझौता जो है मई 1954 में हिंद चीन के बारे में बात करने के लिए एक सम्मेलन बैठी, एक गठन हुआ। इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया तथा लाओस तथा कंबोडिया में अवैध राजतंत्र का स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया।
तो बच्चों कुछ इस प्रकार से एक संक्षिप्त टिप्पणी मतलब छोटे टिप्पणी लिखी दी। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट्स ले लें, वीडियो करके पॉज करके लिख लें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न तो हो गया बच्चों, क्या 3 हो गया। अब आते हैं क्या, तो अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय क्या है बच्चों, तो देखिए लॉन्ग आंसर थोड़ा सा बड़े मतलब बड़े आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया होगा क्या बच्चों, कि दिया होगा कि 7 से 8 दीर्घ उत्तरीय दिया है, किसी एक का उत्तर देना है, किसी एक का उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए कि प्रश्न संख्या 7 से 8 में दीर्घ उत्तरीय है, इनमें से किसी एक का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने अंक निर्धारित किए हैं, 4 अंक निर्धारित किए गए। यहाँ पे देखो बच्चों, आप देखो कि क्या किस टाइप का क्वेश्चन दिया बच्चों, तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का विवेचना करें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने इसका क्या किसका आंसर दिया बच्चों, तो हमने इसका दिया बच्चों जर्मनी की एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें, ये दिया। चलिए देखिए किस प्रकार का आंसर है, आइए देखते हैं बच्चों। देखिए दीर्घ उत्तरीय है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। देखिए वैसे तो आप चाहे तो इसे लॉन्ग लिख सकते हो बच्चों, बट मैंने शॉर्ट लिखा क्योंकि मुझे सही लगा। ठीक है, ऐसे भी इसका और लॉन्ग हो सकता है, लेकिन यही सही है मेरे नज़र में। आप देख लीजिए बच्चों, आप मिला लीजिएगा अपना। बिस्मार्क का उद्देश्य प्रश्न को शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। उसका दूसरा उद्देश्य ऑस्ट्रिया का जर्मन परिसंघ बाहर निकालना था, क्योंकि एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। साथ ही वह जर्मनी को यूरोप में प्रमुख शक्ति बनाना चाहता था। और भी होगा बच्चों इसके आंसर, अगर आपको याद है तो लिखिए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका कुछ इस प्रकार से रही कि वो उसका एकीकरण नहीं करना देना था, इसलिए वो दूसरे राष्ट्र के सहारा लेता था। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राजनीतिक से पॉलिटिकल साइंस। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें लघु उत्तरीय बच्चों। प्रश्न संख्या 9 से 12 तक लघु उत्तरीय है, इनमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए। तो देखते हैं बच्चों किस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन है, सत्ता के क्षैतिज वितरण ऊर्ध्वाधर वितरण में अंतर, समवर्ती सूची का क्या अभिप्राय, ग्राम पंचायती की आय का स्रोत बताइए। आइए देखते हैं हमने इस पे, और भी ये क्वेश्चन। ग्राम पंचायत हो गया, बिहार में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण। तो बच्चों देखते हैं हमने इसका जवाब किस तरीके से दिया है। आप वीडियो तक बने रहे बच्चों, अंत तक देखिए। पहला प्रश्न बच्चों, समवर्ती सूची का क्या अभिप्राय है। तो जैसा कि समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची 7वीं अनुसूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय, हालांकि अंतिम विषय को 47वां स्थान दिया गया है कि सूची इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को साझा अधिकारों को वर्णन किया गया है। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तो समवर्ती सूची का अभिप्राय है। ठीक है, देखिए अगला क्या है, ग्राम पंचायत का आय का स्रोत बताइए। देखो बच्चों, ग्राम पंचायत अनुदान के रूप में आय को प्राप्त करती है, परंतु अनुदान के अतिरिक्त भी ग्राम पंचायतों को अपनी आवश्यकताओं का लगभग 30% भाग विभिन्न प्रकारों से एकत्रित किया जा सकता है। ग्राम पंचायत हाट बाजार दुकान आदि से टैक्स की वसूली भी करके पैसा वसूल सकते हैं। चलिए बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है बच्चों, बिल्कुल कल के वायरल प्रश्न, ये कल आपको एग्जाम में नहीं देखने को आके मिलेगा, तो आप आइएगा चैनल पे और अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बिहार में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। आपके आंसर है, मार्च 1974 में बेरोजगारी एवं खदानों की कीमत में हुई वृद्धि के कारण बिहार के छात्रों ने सरकार के खिलाफ विरोध छेड़ दिया, जिसे छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्या बच्चों, तो बिहार में छात्र आंदोलन का 1974 में बेरोजगारी एवं खदानों की कीमत में हुई वृद्धि, मतलब उनकी कीमत में वृद्धि हो गई खदानों में, तो जिसके कारण बिहार के छात्रों ने सरकार के खिलाफ विरोध छेड़ दिया, जिसे छात्र आंदोलन के नाम से जाने जाना लगा। चलिए इस तरीके से 3 कंप्लीट। अब आते हैं दीर्घ। दीर्घ में बच्चों 2 रहता है, 2 में से कोई एक बनाना रहता है। क्या है कि देखिए 13 से 14 के उत्तरी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किसी एक का उत्तर दे और प्रत्येक के लिए आपको 4 अंक निर्धारित किए। संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताइए। और बच्चों क्या है, और है आपको कि नगर परिषद के संगठन के कार्यों का वर्णन करें। 14 नंबर, तो हमने बच्चों नगर परिषद संगठन का कार्य का वर्णन किया। देखिए नगर परिषद के संगठन और कार्य का वर्णन किया, किस प्रकार का आंसर है। एक नगर पालिका में प्रायः एक महापौर प्रशासनिक अधिकारी होता है।
व इसके ऊपर नगर परिषद या नगर पालिका परिषद का नियंत्रण होता है। प्रायः नगर पालिका अध्यक्ष ही प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। भारत में एक नगर पालिका अक्सर एक शहर के रूप में जाना जाता है। यह न तो एक ग्राम और न ही बड़े शहर के बराबर होता है, वरन उनके बीच का होता है। नगर परिषद संगठन कार्यों का। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से। क्या बोल रहा है, 15 से 18 तक लघु उत्तरीय है कि नहीं, 2 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए गए। पहला देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं, और दूसरा प्रश्न क्या है, तो आर्थिक संरचना आर्थिक संरचना क्या है या कोपरा क्या है। तो देखिए बच्चों, हमने आर्थिक संरचना और कोपरा से संबंधित उत्तर दिए हैं। देखिए किस प्रकार से दिए हैं। आर्थिक संरचना क्या है, आर्थिक आधारभूत संरचना का मतलब है वह सुविधा और सेवा जो किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत देश में उपस्थित सेवाएं यथा ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग प्रणाली इत्यादि आती है। किसी देश की आर्थिक उन्नति इनके विकास पर ही निर्भर करती है। उम्मीद है बच्चों कि आपको आर्थिक संरचना का मतलब पता चल पाया होगा। बच्चों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों बहुत मेहनत लगती है, बस आपसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटे प्रेस कर लीजिए। बच्चों इसमें हमारे बेनिफिट यही है कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, लेकिन आपका बेनिफिट साथ में आसमान के पर पार रहेगा बच्चों, क्योंकि आपको इतने बेस्ट टू बेस्ट स्टडी कंटेंट देंगे कि आप सोच नहीं सकते। अभी 10th क्लास पास होने में आपको बहुत दिन समय बाकी है, लेकिन इतने ही 60 से 65 दिन भी मुझे मिलता है। आपने पूरे साल भी पढ़ाई नहीं की होगी, मैं आपका जिम्मेदारी लेता हूँ कि 60 से 65 दिन में आपका फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट पूरा गारंटी के दूंगा, बशर्ते आप मेरे से जुड़े रहिए। चैनल पे सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले, और अगर किसी प्रकार का दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8709133659। ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला हमने क्या दिया, तो कोपरा क्या है बच्चों, कोपरा क्या है। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। कब बच्चों, 1986 में एक बहुत बड़ा कदम। कौन सा कदम बच्चों, तो यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कि कोपरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह से अर्थशास्त्र के हमने 2 सब्जेक्ट लघु उत्तरीय भी कंप्लीट कर लिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरीय बच्चों किसके, तो इकोनॉमिक्स के। 19 से 20 दीर्घ उत्तरीय दिए, इनमें किसी एक का उत्तर देना है। देखिए पहला प्रश्न है 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं, भारत में इन सुधारों का आवश्यकता हुई है, आप इसका भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्या है बच्चों, तो देखिए आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर की व्याख्या करें। हमने इसका उत्तर दिया है। तो देखिए क्या उत्तर दिया हमने, प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास एवं इसमें वृद्धि में अंतर बताना है। हमने प्रश्न पढ़ लिया। देखिए प्रश्न देखिए बढ़िया समझिएगा बच्चों। आर्थिक विकास की आर्थिक नियोजन का परिणाम। प्रोफेसर मेयर एवं बॉल्डविन ने कहा कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि के बीच स्थापित संबंध है। इस प्रकार आर्थिक विकास एक परिवर्तन एवं बदलाव की प्रक्रिया है, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था के ढांचे को बदल डालती है। परिणामतः प्रति व्यक्ति आय बदल जाती है तथा आर्थिक विकास के निर्धारक बदल जाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से विकास एवं वृद्धि में कोई फर्क नहीं है। अर्थशास्त्र विकास एवं वृद्धि में फर्क करता है। अर्थशास्त्र हिक्स एवं डॉक्टर ब्राइट सिंह ने वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों के संबंध में किया है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग अविकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया है। मेडिसन ने भी अपने धनी राष्ट्र के संदर्भ में आर्थिक वृद्धि तथा विपन्न राष्ट्रों के लिए विकास शब्द के प्रयोग की बात की है। उम्मीद है बच्चों कि आपको इसका आंसर समझ में आएगा। अगर आपको इसका आंसर समझ में आया या बच्चों नहीं भी आया तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसे याद कर सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न भूगोल से। भूगोल में क्या बात कही गई कि 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है कि 3 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं नीचे क्या है, खनिज क्या है, ठीक है, ये रहा खनिज क्या है। और अगला प्रश्न बच्चों देखिए कि लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक के राज्य नाम लिखे, तापीय प्रदूषण को परिभाषित करें, नदी घाटी परियोजना का बहुउद्देश्य क्यों कहा जाता है, मृदा के किन्हीं 2 प्रकार को संक्षिप्त में वर्णन करें। ठीक है बच्चों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न तो नहीं है, तो इस तरीके से 6 तो हमने इस 6 का किस प्रकार का उत्तर दिया, देखिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है खनिज क्या है, बढ़िया समझिएगा बच्चों। एक खनिज एक प्रकार का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक तत्व या यौगिक है जिसमें
एक व्यक्ति आंतरिक संरचना और विशिष्ट रासायनिक संरचना, क्रिस्टल रूप और भौतिक गुण होते हैं। सामान्य खनिज में क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, अभ्रक, उभयचर, ओलिविन और कैल्साइट शामिल है। तो खनिज यही है, ठीक है, भौतिक रूप से प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला है, ठीक है, जिसे खोद के निकाला जाता है। देखिए अगला क्या है, अगला है लो अयस्क के प्रमुख उत्पादकों के राज्य के नाम लिखे। लो अयस्क उत्पादन में भारत के शीर्ष 4 राज्य क्रमशः शामिल हैं। पहला उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड है। भारत में लो अयस्क का उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान और तमिलनाडु है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है तापीय प्रदूषण को परिभाषित करें। नाभिकीय तथा तापीय ऊर्जा केंद्रों की मशीनों को ठंडा करने के बाद गर्म जल को पुनः जलीय तंत्र में डाल देने से जलीय तंत्र का तापमान बढ़ जाता है और इसे तापीय प्रदूषण कहते हैं, ठीक है बच्चों आई होप कि आप प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न है क्या है कि 27 से 28 दीर्घ उत्तरीय हैं जिसमें किसी एक का उत्तर देना और प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित है, ठीक है। एक ये रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण की व्याख्या करें और भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का क्या कारण है। तो बच्चों देखिए हमने किसका जवाब दिया है, आइए देखते हैं। तो बच्चों क्या है, हमने 28 नंबर का जवाब दिया, भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का क्या कारण है। बढ़िया समझिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। देखिए पढ़ते हैं, खेती पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ भी निम्न उत्पादकता का महत्वपूर्ण कारण है। तकनीकी बच्चों टाइपिंग एरर है, तकनीकी कारक, सिंचाई सुविधाओं की पर्याप्तता का अभाव, उच्च उत्पादकता वाले बीजों की अनुपलब्धता, किसानों के पास मृदा परख तकनीकी का अभाव और कीटों, रोगाणु और चूहों जैसे अन्य कृंतकों से बचाव की वैज्ञानिक पद्धति की जानकारी का ना होना, यही उत्पादकता का कारण है। और भी हो सकता है बच्चों, आपको अगर और आता है तब और आगे लिखिएगा, दीर्घ उत्तरीय ज़्यादा लिखिएगा ज़्यादा नंबर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि ज़्यादा लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलेगा, मतलब उतना लिखिएगा जितना लगना चाहिए कि हाँ भाई हम दीर्घ उत्तरीय है तो दीर्घ की तरह आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, लघु उत्तरीय आपदा, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन, ठीक है। लघु उत्तरीय 29 से 32 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। देखिए क्या है, पहला है कि पहला प्रश्न बच्चों यही है कि एक सेकेंड, पहला 29 नंबर है। पहला प्रश्न है बच्चों कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा का कारण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है, बाढ़ से सुरक्षा हेतु सावधानी का उल्लेख करें। आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने के प्रमुख कारण को लिखिए। तो जैसे कि बच्चों 4 है, 4 में से 2 लिखना है, हमने 31 और 32 का जवाब दिया है। चलिए देखते हैं उत्तर अपना। 31 नंबर देखिए प्रश्न, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए। सबसे पहले आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना एवं घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना चाहिए। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना, बर्फ से सहलाना, बर्नौली आदि का उपयोग करना, आग के फैलाव को रोकना, बालू, मिट्टी एवं तालाब के जल का उपयोग करना, ठीक है बच्चों। अगर मान के चलिए कहीं बिजली वगैरह से करंट लगा तो पहले बिजली का तार काट देना। और भी बच्चों आपको जितना याद है उतना लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये है इसका उत्तर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू बच्चों, चैनल को प्लीज बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। देखिए 32 नंबर क्या है, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने से प्रमुख कारणों को लिखें। पहला देखिए, आपदा के समय संचार व्यवस्था को बाधित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, केबल के क्षतिग्रस्त हो जाने से हो जाते हैं। दूसरा, ट्रांसमिशन टावर के ध्वस्त हो जाते हैं। तीसरा, बिजली की आपूर्ति बाधित हो जाती है। चौथा, केंद्रीयकृत संचार भवनों का क्षतिग्रस्त हो जाता है। उम्मीद है बच्चों सुपर फास्ट तरीके से मैंने कल का सारा सब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिया बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो आपने अंत तक देखा। और बच्चों मैं कहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, और अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में, और कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू बच्चों, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।